नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक ऐसी लेगेसी को डिकोड करने वाले हैं जो उनके सिर्फ फर्स्ट प्रेसिडेंट होने के टैग से कहीं ज्यादा गहरी और रोचक है। हम उनके व्यवहारिक विचारों और देश की मजबूत नींव रखने में उनके किरदार को बारीकियों से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस विषय में उतरते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, जब हमारा नया नया गणराज्य बन ही रहा था। यहाँ हमें दो महान नेताओं के बीच एक बेहद दिलचस्प वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका नजरिया आधुनिक समाजवाद और वैज्ञानिक चेतना पर आधारित था, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी संस्कृति से गहराई से जुड़े थे और एक बेहद प्रैग्मैटिक यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते थे। दोनों ही देश की प्रगति चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। ये सिर्फ एक आम बहस नहीं थी, बल्कि एक हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामा था जो एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विभाजन को सामने लाता है। दरअसल जब हिंदू कोड बिल पेश किया गया तो डॉक्टर प्रसाद ने सीधे अपने ही प्रधानमंत्री नेहरू को एक कड़ा खत लिखा। उन्होंने इस बिल को बिना आम जनता की सहमति के आगे बढ़ाने को अन्यायपूर्ण बताया। उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि नियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक पर। ये एक ऐसा विचार है जो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में आज भी गूंजता है। इस शुरुआती टकराव की असली अहमियत को समझने के लिए इस विश्लेषण में हम उनके सफर के कुछ अहम पड़ावों को ट्रेस करेंगे। उनका शुरुआती संघर्ष, कृषि के लिए उनका विजन, संविधान सभा का नेतृत्व और उनका एक व्यावहारिक राष्ट्रपति बनना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शुरुआती टकराव की। चलिए 1940 के दशक के आखिरी दौर में लौटते हैं। हिंदू कोड बिल पर उस समय चल रही बहस ने देश के सबसे बड़े नेताओं को आमने सामने ला खड़ा किया था। अगर हम इस बहस को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो एक तरफ नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर थे, जो इस नए गठित देश में तत्काल सुधार चाहते थे। पर वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर प्रसाद इस बात पर अड़े थे कि एक सच्चे लोकतंत्र में आम जनता की सहमति सबसे ज्यादा जरूरी है। उनका मानना था कि शादी और विरासत के नियम देश के सभी लोगों के लिए एक बराबर होने चाहिए, सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए नहीं। और जानते हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो इस पर हस्ताक्षर ही नहीं करेंगे। लेकिन अब एक सवाल उठता है, आम लोगों और जन सहमति के साथ डॉक्टर प्रसाद का ये गहरा कनेक्शन आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब छिपा है उनके शुरुआती जीवन में। 1884 में बिहार के जिरादेई में जन्मे राजेंद्र बाबू शुरू से ही एक बेहद मेधावी छात्र थे। कानून की उनकी समझ गजब की थी। उन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स डिग्री ली थी और बड़े बड़े कानूनविदों को इतना प्रभावित किया था कि उनके आगे एक बेहद शानदार हाई पेइंग करियर खड़ा था। लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन्होंने इस सब को एक झटके में छोड़ दिया। 1917 में जब वो महात्मा गांधी के साथ चंपारण गए, तब शोषित किसानों को आज़ाद कराने की उस लड़ाई ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। यहीं से जमीनी स्तर पर उनके संघर्ष की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने हर बड़े आंदोलन में भाग लिया और इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। किसानों के बीच रहकर बिताए गए इस समय ने उन्हें जमीन से जोड़ दिया था, और यही वजह थी कि आगे चलकर देश के प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि को लेकर उनकी नीतियां इसी अनुभव पर आधारित थीं। खैर, 1946 में जब वो इंटरिम गवर्नमेंट में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक बेहद मशहूर नारा दिया, ग्रो मोर फूड, यानी अधिक अन्न उपजाओ। उनका गहराई से मानना था कि अगर इस देश को आर्थिक रूप से दोबारा खड़ा करना है तो गांव और किसानों को मुख्य धारा से जोड़ना ही पड़ेगा। वो इस बात को भली भांति समझते थे कि खेती के विकास में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि अशिक्षा है, और सिर्फ नए नियम बनाने से खेत हरे भरे नहीं होते। इसलिए उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने के लिए बिहार में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई, ताकि पारंपरिक खेती और आधुनिक तकनीकों को एक साथ लाया जा सके। अलग अलग दृष्टिकोण, चाहे वो शिक्षा हो या कृषि, उन्हें एक साथ लाने की इस खासियत ने उन्हें आगे चलकर एक बहुत ही मुश्किल जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट बना दिया। 1946 में उन्हें संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। सोचिए जरा,
ये वो दौर था जब देश के सामने अलग अलग क्षेत्रों के टकराते हुए दावे और बिल्कुल ही विरोधाभासी विचार थे, और इस सब के बीच आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने का रास्ता दिखाना ये कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने 389 सदस्यों वाले इस विशाल सदन का बेहद असाधारण धैर्य और निष्पक्षता के साथ मार्गदर्शन किया। उन्होंने खुलकर और बिना किसी डर के चर्चा होने दी। अपने इसी ऑब्जेक्टिव रवैये के कारण उन्होंने सभी सदस्यों का दिल जीता और अंततः नवंबर 1949 में हमने अपने नए संविधान को पूरी सहमति के साथ अपनाया। और उनका यही शानदार और बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड हमें सीधे आखिरी हिस्से पर ले आता है। चलिए वापस चलते हैं नेहरू के साथ उस वैचारिक टकराव पर और देखते हैं कि एक व्यावहारिक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने इस मुद्दे को कैसे सुलझाया। तो जब प्रसाद ने हिंदू कोड बिल पर नेहरू को वो नाराजगी भरा खत लिखा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीच बचाव किया। उन्होंने प्रसाद जी को बहुत ही कूटनीतिक सलाह दी कि वो अपनी असहमति को पार्टी के मंच तक ही सीमित रखें। ऐसा इसलिए ताकि सीधा टकराव ना हो और प्रसाद जी बिना किसी बड़ी रुकावट के देश के राष्ट्रपति बन सकें। और यहाँ हमें प्रैग्मैटिज्म यानी व्यवहारिकता का असली मतलब समझ आता है। एक सदस्य के रूप में वो निजी तौर पर इस बिल से बिल्कुल सहमत नहीं थे। फिर भी एक राष्ट्र नेता के तौर पर जब संसद ने इन बिल्स को पास किया तो उन्होंने अपना ऑफिशियल असेंट दे दिया। ऐसा करके उन्होंने इस नई चली डेमोक्रेटिक गाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की कि देश का प्रमुख अपनी निजी मान्यताओं को किनारे रखकर हमेशा संसद के फैसले का सम्मान करने के लिए बाध्य है। सियासत की बातों से थोड़ा अलग हटकर देखें तो उनकी ये गहरी सोच और बुद्धिमत्ता उनकी किताबों में भी उतनी ही खूबसूरती से झलकती है। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने अपनी मशहूर किताब इंडिया डिवाइडेड और अपनी आत्मकथा दोनों ही जेल की काल कोठरी में बंद रहते हुए लिखी थी। उनकी इस अमूल्य लेगेसी को ऑल इंडिया रेडियो आज भी उनकी जयंती पर मेमोरियल लेक्चर्स आयोजित करके सम्मानित करता है। 12, जी हाँ, पूरे 12 वर्ष उन्होंने लगातार 12 सालों तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। दरअसल वो भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें लगातार 2 कार्यकालों के लिए इस सर्वोच्च पद पर चुना गया। और उसके बाद उन्होंने पटना के सदाकत आश्रम में एक आम आदमी की तरह बेहद सादगी भरा जीवन व्यतीत किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये सफ़र आखिर में हमें एक बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई नया बना हुआ गणराज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसके नेता अपनी अटल निजी मान्यताओं और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के बीच एक ठोस संतुलन बनाना सीख लें? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई चीजें सीखते रहिए।